भारत का चौकीदार किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 1 करोड़ के जुर्माने का कानून पास कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के मालिक अचानक से सिर्फ दिल्ली की जनता की सोचने में जुट गए हैं और सीधे तौर पर पंजाब हरियाणा के किसानों को दिल्ली की खराब हवा के लिए दोष देना शुरू कर दिया है। और दिल्ली की जनता तो खैर किसानों की कभी हितैषी रही नहीं, तो उनसे उम्मीद भी क्या की जाए। तो क्या पंजाब हरियाणा का किसान सच में दिल्ली की जनता का दुश्मन है और वो नहीं चाहता कि दिल्ली की जनता सांस ले सके? दरअसल पिछले 70 साल से हर सरकार ने किसानों को सिर्फ देश का पेट पालने का साधन समझा हुआ है। पिछले 70 सालों में एक भी ऐसी कोशिश नहीं की गई सरकारों द्वारा जिससे किसानों का मुनाफा तो दूर उनकी इनकम तक बढ़ सके। हरित क्रांति जब लाए तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को यह जिम्मेदारी सौंप दी कि वो जल्द से ज़्यादा अनाज उगाकर देश को भुखमरी से उभारें, और किसानों ने बखूबी ये जिम्मेदारी निभाई। लेकिन इस उधेड़बुन में किसानों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी गेहूं और चावल उगाने के लिए। और जो किसान अपनी ज़मीन की क्षमता और पानी की उपलब्धता को मद्देनज़र रखते हुए पहले बाजरा और दाल जैसी कम पानी की फसलें उगाते थे, उनको भी सिर्फ गेहूं और चावल उगाने का बोला गया ताकि देश का पेट भर सके। यही थी आपकी हरित क्रांति। इस हरित क्रांति ने देश का पेट तो भर दिया, लेकिन ज़मीन को पानी से खाली कर दिया, क्योंकि आधा हरियाणा पानी की कमी से जूझ रहा है। तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए उसे ट्यूबवेल लगाकर ज़मीन से पानी निकालना पड़ा। और आज की तारीख में ज़मीन में पानी इतना नीचे जा चुका है कि किसी किसी जगह तो 250 फीट तक ड्रिल करना पड़ता है, तब जाकर कहीं पानी मिलता है। उस वक्त की सरकारों ने उस वक्त लोगों का पेट तो भर दिया, लेकिन भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के हिस्से का पानी खा गए और ज़मीन को बार बार एक ही तरीके की फसलें उगाकर बांझ कर दिया। आज बिना यूरिया डाले आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खेती कर भी नहीं सकते। तो उसके लिए सरकार ने किसानों को ट्यूबवेल लगाकर खेती करने की इजाज़त दे दी। लेकिन वही जब किसान ने ट्यूबवेल लगाकर खेती की, देश का पेट पाला, तो उससे एक नई समस्या खड़ी हो गई, और वो थी ग्राउंड वाटर का ख़त्म होना। फिर जब सरकार की आंख खुली और सरकार को लगा कि अब जनता का पेट तो पाल लिया, लेकिन इससे ज़मीन का पानी खतरे में आ गया है, तो सरकारों ने फिर से एक नया कानून बना दिया बिना किसान का सोचे। किसानों ने पराली जलाना कोई पिछले 2-3 साल से शुरू नहीं किया, और किसान कोई पागल नहीं है जो इतनी कीमती पराली को जला दे। लेकिन किसान की भी अपनी मजबूरी है। आज दिल्ली की जो समस्या है, इसकी शुरुआत सन 2009 के बाद से हुई। दरअसल पहले किसान अप्रैल और मई में चावल की बुआई करता था, लेकिन अप्रैल और मई में तो मानसून आता नहीं है, तो इसीलिए किसान ट्यूबवेल से पानी निकाल कर खेती करते थे। अब चावल को तो पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इस कारण से जो ग्राउंड वाटर था वो खतरे में आ गया। ऊपर से सरकार ने बिजली भी फ्री कर दी, जिससे किसान ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकालना शुरू हो गए। अब इस परेशानी से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने एक रास्ता निकाला और पास कर दिया हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 और पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009। इन कानूनों की मदद से सरकार ने यह आदेश दिए कि कोई भी किसान 15 मई से पहले नर्सरी में धान की पौध नहीं लगाएगा और 15 जून से पहले उस पौध को लाकर खेत में नहीं बोएगा। मेरा जो भाई नहीं जानता कि धान की बुआई कैसे होती है, उनको मैं बता दूं कि पहले धान के छोटे छोटे पौधे नर्सरी में तैयार किए जाते हैं, और जब वो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर उसके बाद उसको खेत में लाकर बो देते हैं। तो सरकार ने जो 15 जून की तारीख तय कर दी खेतों में धान की बुआई के लिए, ये इसीलिए की गई थी कि किसान ज़मीन से पानी ना निकाले और मानसून की बारिश से ही काम चल जाए। इस कानून के आने से पहले जब अप्रैल और मई में बुआई होती थी, तो सितंबर अक्टूबर तक फसल की पक जाती थी और कटाई हो जाती थी। इससे किसान उस पराली को चारे के तौर पर इस्तेमाल में ले लेते थे, क्योंकि अगली फसल की बुआई में उनके पास काफ़ी समय होता था, तो वो आराम से अपनी फसल को, पराली को काट लेते थे। और अगर वो पराली जलाते भी थे तो उससे दिल्ली में कोई धुआं नहीं आता था, क्योंकि हवा का रुख दिल्ली की तरफ नहीं होता था अक्टूबर में। और दिल्ली में स्मोक की समस्या के लिए जो ज्योग्राफिकल कारण बनता है वो होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, और वो सिर्फ नवंबर से बनना शुरू होता है। तो जब अक्टूबर में कटाई हो गई और पराली जला भी दी गई, तो उससे दिल्ली की हवा खराब होने से बच जाती थी। लेकिन कानून आने के बाद जब बुआई जून में शिफ्ट कर दी, तो कटाई भी नवंबर में शिफ्ट हो गई। अब जब किसान पराली जलाता है नवंबर में, तो दिल्ली की हवा जहरीली बन जाती है। हालांकि दिल्ली की जहरीली हवा में गाड़ियों का धुआं, सॉलिड वेस्ट बर्निंग, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट,
कंस्ट्रक्शन की धूल मिट्टी, सबका बराबर योगदान रहता है। अब किसान को बुआई जून में करने का बोला गया, तो इससे एक और समस्या क्रिएट हो गई कि नवंबर में जब किसान कटाई करता है तो किसान के पास रबी फसल जैसे गेहूं और सरसों जो सर्दियों में उगती हैं उगाने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचता। इसीलिए जल्दबाजी में खेत में मौजूद पराली को जलाना ही किसान के लिए एकमात्र चारा बन जाता है, ताकि रबी फसल यानी गेहूं और सरसों को सही समय पर बोया जा सके। हालांकि पराली जलाने के नुकसान हैं, इससे मिट्टी एक वक्त के बाद खराब हो जाती है। और पराली जलाने की समस्या ज़्यादा मशीन यूज़ करने से भी आई, क्योंकि यह बड़ी मशीनें पराली छोड़ देती हैं और सिर्फ धान निकाल लेती हैं। और पराली सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही जलाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग पराली का इस्तेमाल जानवरों के चारे के लिए करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, तो हरी फसलें ज़्यादा मिल नहीं पाती ज़्यादा समय के लिए। पंजाब ने हालांकि आदेश दिए थे कि हार्वेस्टर के साथ साथ सुपर सीडर मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया जाए, जो पराली को हाथों हाथ काटकर खेत में ही बिखेर दे। लेकिन तकनीक बहुत महंगी पड़ती है और स्टेट गवर्नमेंट अभी तक कोई खास सपोर्ट नहीं दे रही है किसानों को पराली ना जलाने के लिए। अब ऐसे में पराली जलाएं तो किसान मरे सरकारी जुर्माने से, और ना जलाएं तो पैसा कहाँ से लाए उस पराली को काटने के लिए। मशीनें जैसे रोटोवेटर, हैप्पी सीडर हैं, लेकिन ये महंगी हैं किसान के लिए। और भाई सरकार भी पराली खरीद सकती है एमएसपी देकर, और पराली का इस्तेमाल दारू यानी अल्कोहल बनाने के लिए किया जा सकता है, जिसे पीने के बजाय पेट्रोल डीजल में मिला सकते हैं, जिससे सरकार को अरब से तेल कम लेना पड़ेगा, सरकारी पैसा बचेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है और प्रदूषण भी कम होगा। समाधान बहुत हैं, परेशानी बस ये है कि भैंचोद करे कौन।